Welcome dear student. Today we learn Rajasthan Board Class 12th Lesson 4th Lost Spring। बच्चों यहाँ पर ये जो इसका टाइटल लोस्ट स्प्रिंग है, इसका मतलब है खोया हुआ बसंत। तो खोया हुआ बसंत ऋतु है, वो पेड़ पौधों के लिए एक नई स्प्रिंग की तरह होती है। और यहाँ पर ये एक अन्योक्ति है, यानी इसका मतलब होता है कि वो बच्चे जो अपना बचपन है वो खो देते हैं, वो अपना बचपन सही तरीके से नहीं काम में ले पाते हैं, उनके लिए ये लेसन है वो एनिस जंग के द्वारा लिखा गया है। और उन गरीब और जो शोषित बच्चे हैं उनकी समाज में क्या स्थिति है उसका वर्णन अपन को इस पाठ में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपन अबाउट द लेसन लेते हैं बच्चों। पहले तो एनिस जंग 1964 इज ए रिनोड यानी ख्याति प्राप्त इंडियन सोलर यानी विद्वान एंड पोइट। तो एनिस जंग है वो 1964 में जिनका जन्म हुआ, इज ए रिनोड एंड इंडियन सोलर एंड पोइट, वो एक ख्याति प्राप्त भारतीय कवि और विद्वान हैं। सी हैज वर्कड एज जर्नलिस्ट एंड एडिटर फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अबॉर्ड यानी फॉरेन यानी विदेश। सी हैज वर्क एज ए जर्नलिस्ट, उन्होंने एक पत्रकार के रूप में काम किया, एंड एडिटर और संपादक के रूप में काम किया, फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स, कई जो समाचार पत्र हैं उनके अंदर भारत में भी काम किया, एंड अबॉर्ड यानी विदेश में भी काम किया। सी इज नोटेड स्पेशली फॉर हर लिविंग एंड विविड डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन। वो विशेष रूप से सी इज नोटेड स्पेशली और उनको विशेष रूप से जाना जाता है उनका लिवली यानी जीवंत और जो विविड यानी स्पष्ट डिस्क्रिप्शन यानी उनका जो वर्णन है, जिंदा दिल उनका जो लेखन है उसके लिए एनिस जंग को जाना जाता है। अब बच्चों अपन लोस्ट स्प्रिंग जो लेसन है उसका जो सार है वो अपन को इसके अंदर मिल जाएगा। इन लोस्ट स्प्रिंग एनिस जंग डिपिक्ट्स मिजरेबल एंड डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ द फैमिलीज that lead a life of deprivation in vicious circle of exploitation due to poverty and lack of education। यानी इस लेसन के अंदर वो परिवार इन लोस्ट स्प्रिंग या खोया हुआ बसंत जो अपना लेसन है उसके अंदर एनिस जंग डिपिक्ट यानी वर्णन करती हैं, मिजरेबल यानी दयनीय, एंड डिप्लोरेबल और वंचित जो कंडीशन है उसकी, ऑफ द फैमिलीज उन परिवारों की, दैट लीड ए लाइफ ऑफ डिप्रीवेशन जो लोग वंचितता यानी किसी भी अभाव का जीवन जीते हैं, इन द विक्शियस सर्किल, विक्शियस गंदा को बोलते हैं चक्कर, एक दुष्चक्कर के अंदर, ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जिसमें शोषण होता है, ड्यू टू पुअर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन, और इसका मुख्य कारण है वो गरीबी और शिक्षा की कमी है। तो बच्चों इसके अंदर जो मेन काज है या जो मुख्य कारण है उस इस स्थिति का, उसके अंदर लेखिका क्या कहती है कि गरीबी और एजुकेशन, यानी एजुकेशन होनी चाहिए आदमी के पास में और गरीब भी नहीं होना चाहिए, और इसी के कारण ये लोग हैं वो इस कुचक्कर के अंदर इनका शोषण होता है। शी फोकसेज ऑन द चिल्ड्रन, वह उन बच्चों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करती है, हु आर डूइंग मीनियल एंड हेजार्डियस टास्क, हेजार्डियस यानी खतरनाक, मीमियल यानी कमजोर, वह उन बच्चों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करती है जो कि निम्न और खतरनाक कार्य करते हैं, टास्क यानी कार्य या वर्क, टू सप्लीमेंट द इनकम ऑफ देयर फैमिली, जिससे कि वो अपने परिवार की जो इनकम है उस इनकम को पूरी कर सके। मोस्ट ऑफ देम स्कम्ब टू वेरियस डिजीज, और उनमें बहुत से जो लोग हैं वो स्कम्ब यानी ढह जाते हैं, गिर जाते हैं, टू वेरियस डिजीज यानी उन लोगों के, उन बच्चों के जो बच्चे इस तरह का जो निम्न और खतरनाक कार्य करते हैं वो कई बीमारियां हैं वो उनको जकड़ लेती हैं, बिफोर अटेनिंग देयर यूथ, अटेनिंग यानी प्राप्त करना, यानी वो लोग अपनी जवानी प्राप्त करते हैं उससे पहले ही कई प्रकार की जो बीमारियां हैं वो बीमारियां उनके लग जाती हैं। तो बच्चों अपन ने क्या देखा कि लोस्ट स्प्रिंग या खोया हुआ बसंत है या खोया हुआ बचपन है,
ये जो लेसन है वो एनिस जंग के द्वारा लिखा गया है और मेन मुख्य जो ध्येय लेखिका का है वो ये है कि इसके अंदर वो गरीब बच्चे जो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं उनके ऊपर किस तरह से एक कुचक्र है वो काम करता है और वो लोग शोषित, उनका शोषण होता है और खतरनाक और निम्न स्तरीय कार्य करके वो अपनी युवा अवस्था प्राप्त करने से पहले क्या हो जाता है कि वो कई प्रकार की बीमारियां हैं उनमें जकड़ लिए जाते हैं। तो नाउ वी स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट। अब अपन मुख्य टेक्स्ट है वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो जिससे कि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। और किसी प्रकार की क्वेरी आपके दिमाग में हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिखें जिससे कि उसको भी आपको बताने की कोशिश की जाए। सम टाइम आई फाइंड ए रुपीज इन द गार्बेज। गार्बेज कूड़े कचरे को बोलते हैं। कई बार मेरे को कूड़े कचरे के अंदर 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? आप ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहिब। मैंने साहिब से पूछा। तो हु इज आई हियर? यहाँ पर आई कौन है? यहाँ पर लेखिका एनिस जंग है, वो आई है। तो आई आस्क साहिब, मैं साहिब से पूछती हूँ। हुम आई एनकाउंटर, एनकाउंटर यानी मीट टू यानी मिलना, आमना सामना होना। हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्कोर्जिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। मैंने ये क्वेश्चन है वो साहिब से पूछा जिसका सामना मेरा आज सुबह हुआ, जो प्रत्येक सुबह गार्बेज डंप यानी कूड़े कचरे के जो ढेर हैं मेरे पड़ोस के अंदर उनमें पैसा है वो ढूंढता रहता है, यानी कूड़े बीनने का वो काम करता है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। और साहिब है उसने अपने जो घर हैं वो बहुत लंबे समय पहले ही छोड़ दिए थे। सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। और ये उनके जो खेत हैं वो ढाका के जो हरे भरे खेत हैं उनके बीच में अवस्थित थे। तो ढाका कहाँ है बच्चों? आजकल बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यानी ये जो साहिब का परिवार है वो बहुत लंबे समय पहले ढाका छोड़ करके अपने इंडिया में आ गया था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी। और लंबे समय से वो यहाँ आने के बाद में भी उनके जो घर हैं वो अब भी उनकी जो यादाश्त है उनसे ज़्यादा दूर नहीं हुए हैं। और इसका कारण क्या है? देयर वर मैनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड। क्योंकि उस जगह के ऊपर जो उनके ढाका के ग्रीन फील्डों के पास में जो उनके घर थे वहाँ पर बहुत से तूफान हैं वो आते और उनके खेत और उनके जो एंड होम्स और घर हैं उनको बहा करके ले जाते, यानी वहाँ पर बाढ़ का प्रकोप है वो ज़्यादा रहता। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उसकी माता उसको बताती है। तो बच्चों वो लोग ढाका के जो ग्रीन फील्ड छोड़ करके यहाँ बहुत समय पहले आ गए, लेकिन अब साहिब को अपने पुराने होम्स के बारे में कैसे मालूम? क्योंकि उसकी माँ उसको बताती है कि उनके घर हैं, उनको बाढ़ के पानी के द्वारा या पानी है वो उनके घर और खेतों को बहा करके ले जाता, इसलिए साहिब को अपने उन घरों का मालूम है। दैट्स वाई दे लेफ्ट। और यही कारण था कि उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया। लुकिंग फॉर द गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। क्यों छोड़ा? क्योंकि उन्होंने गोल्ड या सोने की तलाश के अंदर वो इस तरह के अब जिस शहर के अंदर वो रहे हैं वो रह रहे हैं ऐसे शहरों के अंदर वो उनको छोड़ करके आ गए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। और भाई मेरे पास में करने के लिए कुछ है भी नहीं। तो वो आंसर कौन दे रहा है? साहिब दे रहा है कि मेरे पास करने के लिए और कुछ है नहीं। ही मटर्स, वह मुदमुदाया, लुकिंग अवे, दूर देखते हुए। गो टू स्कूल, क्या विद्यालय जाओगे? आई सेड ग्लीबिली, मैंने यूं ही, ग्लीबिली यानी यूं ही मैंने उसको कह दिया, अरे भाई विद्यालय जाओगे क्या? रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ, इमीडिएटली तुरंत, हाउ होलो, होलो यानी खाली, द एडवाइस मस्ट साउंड, लेकिन तुरंत ही मेरे को इस चीज़ का महसूस हो गया कि वो मेरी जो सलाह है वो कितनी खोखली थी। हाउ होलो यानी कितनी खोखली थी, उस सलाह में कोई दम नहीं था। देयर इज नो स्कूल इन माई नाइबरहुड। अब वो साहिब है वो इस चीज़ का जवाब देता है कि मेरे नाइबरहुड या मेरे पड़ोस के अंदर किसी प्रकार की कोई विद्यालय नहीं है। वेन दे बिल्ड वन, और जब आप ऐसा कोई विद्यालय बना लोगे, आई विल गो, तो मैं आपके विद्यालय में आ जाऊंगा। साहिब उसका जवाब देता है। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम,
और यदि मैं एक विद्यालय शुरू कर दूं तो क्या तुम उसमें आओगे क्या? आई आस्क, मैंने पूछा। हाफ जोकिंग, आधे मुस्कुराते हुए मैंने उससे पूछा कि क्या आप मेरे विद्यालय में आओगे क्या? हाफ जोकिंग यानी आधा मजाक करते हुए। यस, हाँ। ही सेज, वह बोला। स्माइलिंग ब्रॉडली, वह खुल करके मुस्कुराते हुए कहा कि बिल्कुल, यदि आप विद्यालय खोलोगे तो मैं जरूर आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, और थोड़े दिनों बाद में मैंने उसको देखा कि वह दौड़कर मेरे पास में आ रहा था। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका विद्यालय तैयार हो गया क्या? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, एक विद्यालय बनने में बहुत लंबा समय लगता है। आई से एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, मैंने ये कहा और मेरे को एम्ब्रेस्ड यानी परेशानी हुई। क्यों परेशानी हुई? क्योंकि मैंने उसके साथ में एक वादा किया था। किस चीज़ का? स्कूल का। दैट वाज नॉट मींट, और उस वादे का कोई मतलब नहीं था। भाई मेरे से स्कूल बननी नहीं और मेरे से चलनी नहीं, इसलिए मैंने उससे झूठा वादा किया था। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ड, ब्लीक यानी फीका। लेकिन उनके इस फीके संसार के अंदर मेरे तरह के जो वादे हैं वो प्रत्येक कोने के अंदर बहुत प्रचुर रूप से भरे हुए हैं। यानी उन लोगों को वादे ही वादे मिलते हैं, वादों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, उसको कई महीनों तक जानने के बाद में आई आस्क हिम हिज नेम साहेब ए आलम, मैंने उसका नाम पूछा और वो नाम क्या था? साहेब ए आलम। ही अनाउंस, उसने जोर से घोषणा की। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, और उसको इस चीज का मालूम नहीं था कि उसका जो नाम है उसका क्या अर्थ है। इफ ही न्यू इज इट्स मीनिंग, यदि उसको इसके अर्थ का मालूम हो, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का मालिक। देखो कई बार क्या होता है कि नाम तो क्या होता है? नयन सुख और आंखें नहीं होती हैं, और इसी प्रकार से उसका नाम तो बेचारे का साहिब ए आलम है और उसके पास में एक फुटी कोड़ी भी नहीं है। तो उसके नाम का मतलब होता है कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, और उसको अपने इस नाम के बारे में मालूम करने के अंदर बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, और उसका नाम है, वो नाम किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है, यानी उसका क्या अर्थ निकलता है, उससे वह बेखबर था। अनअवेयर यानी बेखबर। ही रोम्स, रोम्स यानी वॉन्डरिंग यानी इधर उधर भटकना। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ में गलियों के अंदर भटकता। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, और वो एक नंगे पांव वाले बच्चों की आर्मी की तरह थी, सेना की टोली की तरह थी। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, और वो जो बच्चे हैं जो बेयरफुट यानी नंगे पांव गलियों में घूमते रहते हैं, वो सुबह के जो पक्षी हैं उनकी तरह झुंड में आते हैं और दोपहर को गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, और कई महीने तक, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और मैं उन प्रत्येक बच्चे को है वो जानने लग गई। कई महीनों के समय के बाद में उन बच्चों को मैं जानने लग गई, लेखिका कह रही है। एनिस जंग, क्या नाम है लेखिका का बच्चों? एनिस जंग। आगे देखो, वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, अरे बच्चों आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? आई आस्क वन, मैंने उनमें से एक को पूछा, उन बच्चों को। देखो बच्चों, मैंने आपको जो अपन ने इसका अबाउट द ऑथर के बारे में पढ़ा, तो उसमें अपन को क्या मालूम था कि जो शोषित और गरीब बच्चे हैं उनकी दयनीय स्थिति है, उसको ये लेखक है इस लेखन के अंदर चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर बच्चों की जो नंगे पांव घूम रहे हैं ऐसी स्थिति का वर्णन है। तो वाही आरंट यू वेयरिंग चप्पल, बच्चों आप लोग हैं वो चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? आई आस्क वन, मैंने उनमें से एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ बच्चों ताक को बोलते हैं। तो मेरी मदर है वो उसको ताक से लेकर के नहीं आती है। माई मदर यानी मेरी माँ है, माई मदर है, मेरी मादा है, वो उसको ताक से नीचे लेकर के नहीं आती है।
ही आंसर सिंपल, उसने साधारण रूप से आंसर या उत्तर दिया। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, और यदि वह ऐसा कर भी देगी ना तो यह वापस उसको वहीं फेंक देगा। एड अनोदर हु इज वेयरिंग शूज, दूसरे ने कहा जो कि जूते पहने रहा था। दैट डू नॉट मैच, जो कि दोनों जूते हैं वो आपस में मेल नहीं खा रहे थे। वेन आई कॉमेंट ऑन इट, जब मैंने इसके ऊपर टिप्पणी की। ही सपल हिज फिट, सपल यानी यूं ही इधर उधर पैर चलाना। ही सपल हिज फिट एंड सेइंग नथिंग, तो वह यूं ही अपने पैर इधर उधर चलाने लग गया लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आई वांट शूज, मेरे को जूते चाहिए। से ए थर्ड बॉय, तीसरे बच्चे ने कहा। हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ हिज लाइफ, जिसने अपने जीवन में कभी एक जोड़ी जूते भी नहीं पहने थे। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, और पूरे देश के अंदर यात्रा करते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट, मैंने बच्चों को नंगे पांव चलते हुए देखा। इन सिटी, शहरों में। ऑन विलेज रोड्स, गाँव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, और इसका मतलब पैसे की कमी नहीं था। बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, लेकिन नंगे पांव चलना उस समय की एक ट्रेडिशन थी, परंपरा थी। इज वन एक्सप्लेनेशन, एक यह एक एक्सप्लेनेशन था, व्याख्या थी। आई वंडर, मैंने देखा। इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज ऑफ एक्सप्लेन और अवे ए perpetual state of poverty. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. Perpetual यानी continuous या लगातार, state of poverty, और इस प्रकार से यह उनकी एक गरीबी की जो लगातार स्थिति है उसको व्यक्त करने का एक बहाना था। I remember a story a man from उदुपी once told me, और मेरे को एक कहानी याद है कि वो कहानी मेरे को एक व्यक्ति ने कही थी। वो कहाँ का था वो व्यक्ति? उदुपी का था। उसने मेरे को बताया। एज ए यंग बॉय ही वुड गो, कि जब एक जवान लड़के के रूप में वह जाता था टू स्कूल, विद्यालय, पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल, और उस समय वो एक पुराने मंदिर के पास से गुजरता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रिस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी हैं वो एक प्रिस्ट थे या पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, और वह उस टेम्पल या उस मंदिर के पास में संक्षिप्त रूप से रुकता था। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और वह एक शूज या जूतों के लिए वह प्रार्थना करता था। 30 ईयर्स लेटर, और 30 वर्ष बाद में। आई विजिटेड हिज टाउन, मैंने उसका जो कस्बा है वहाँ पर भ्रमण किया। एंड द टेम्पल, और वो मंदिर। विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो इस समय एक निर्जनता है ऐसे वातावरण के अंदर आ गया था। इन द बैकयार्ड, उसके पिछवाड़े में। वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, अब वहाँ पर नया प्रिस्ट या पुजारी है वो रहने लग गया था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और अब वहाँ पर लाल रंग की और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, और एक जवान लड़का जो कि ग्रे या भूरे कलर की जो पोशाक वह पहने हुए था। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, और वो इस समय सॉक्स यानी जुराब और जूते पहने हुए था। अराइव्ड पेंटिंग यानी हाँपते हुए, वह वहाँ पर हाँपते हुए आया। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और उसने एक जो मुड़ने वाली जो चारपाई होती है उसके ऊपर अपना बैग डाल दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस बच्चे को देख करके। आई रिमेंबर द प्रेयर अनोदर बॉय हैड मेड टू द गोडेस, मेरे को याद आया कि ये वो प्रार्थना है जो उस बच्चे ने जो पहले के समय के अंदर की थी गोडेस यानी उस देवी से। व्हेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज, और वो अब पूरी हो गई और उसको एक जूतों की जोड़ी है वो मिल गई है। लेट मी नेवर लॉस देम, मैं अब इनको बिल्कुल भी नहीं खोना है। द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और जो देवी है उसने उसकी जो प्रार्थना है उसको
पूरित कर दी है। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, और इसी तरह के युवा बच्चे उस पृष्ठ की तरह के, उस पुजारी के बच्चों की तरह नाउ वोर शूज, वो अब जूते पहनते हैं। यानी पहले के समय में तो बच्चे जूते नहीं पहनते थे, लेकिन 30 वर्ष बाद में बच्चे हैं वो जूते पहनने लगे। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन अब भी बहुत से कूड़े बीनने वालों की तरह के जो बच्चे हैं इन माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस के अंदर रिमेन शूजलेस, वो बिना जूतों के रहते हैं। तो इस वृत्तांत के द्वारा लेखिका ये बताना चाहती है कि 30 वर्ष पहले तो स्थिति ये थी कि सभी बच्चे हैं वो नंगे रहते थे और वो एक परंपरा थी, लेकिन 30 वर्ष बाद में केवल कूड़ा बीनने वाले के जो बच्चे हैं वही बेयरफुट या नंगे पाँव या शूजलेस रहते हैं। माई एक्वेंटेंस विथ द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, और उन बच्चों के साथ में, तो बच्चों चलो आज इतना ही रहने देते हैं। इसको आप तैयार करो, नेक्स्ट वीडियो कल आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।